हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास का नाम है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो यदि आप पहला पार्ट से लेकर के और 7 तक के अभ्यास यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहला हेडिंग है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। तो पाठ का नाम भी पहले नोट कर लीजिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, और इसकी परिभाषा को भी आपको याद रखना है। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा वे तरंगे, ध्यान दीजिएगा, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। कितना आसान है, मतलब इनको चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी की सहायता नहीं पड़ती है, ऐसे तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। कितना आसान है, क्या बोलेंगे, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अब जैसे में आप लोग याद रखिएगा, जैसे जो होता है गामा किरण होता है, क्या होता है, जैसे यहाँ नोट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे गामा किरण। क्या है, गामा किरण जो है क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। तो लिखेंगे गामा किरणें, गामा दे देंगे, एक्सरे माने यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब क्या हैं, ये सब वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की विशेषताएं बताइए। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की जो विशेषताएं हैं वह निम्न है। निम्न मतलब नीचे जो है लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके, और आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में क्या करते रहिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा। तो लिख लेंगे, इन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, पहला, इन तरंगों के
संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की, किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। पहला विशेषता क्या है? इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। दूसरा, यह तरंगे निर्वात या हवा में चल सकती हैं। क्या लिखेंगे? यह तरंगे निर्वात या हवा में चल सकती हैं। मतलब वैद्युत जो चुंबकीय तरंगे होते हैं वह हवा में भी क्या होते हैं? चल सकती हैं। तीसरा भी यहाँ पर विशेषताएं लिखेंगे। यह तरंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। माने यह तरंगों में लिखेंगे, यह तरंगों में प्रकाश का परावर्तन कामा दे देंगे और यहाँ लिखेंगे अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला क्या जान गए हैं कि इन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह तरंगे निर्वात या हवा से चल सकती हैं। यह तरंगे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। माने यह तरंगों में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब अगला जो लिखेंगे चौथा क्या है? यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। क्या लिखेंगे? यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। यह तरंगे कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 4 विशेषता यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये चारों विशेषता को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। अब अगला जो हेडिंग रहेगा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय क्या है? स्पेक्ट्रम। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो उत्तर क्या होगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर होगा वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं जैसे गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है आदि के जो तरंगदैर्ध्य हैं उनको क्रम से रखा जाता है। माने तरंगदैर्ध्य को क्रम से रखने को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण, यक्स किरण। गामा किरण के बाद से क्या लिखेंगे? यक्स किरण, गामा किरण, यक्स किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण
पराबैंगनी किरण आदि के तरंगदैर्ध्य, आदि के क्या लिखेंगे, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य मतलब जो तरंग की दूरी होती है उसी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। तरंगदैर्ध्य को क्रम से रखा जाता है, क्रम से रखा जाता है तो उसे वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इसे आप 2 बार बोलेंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण आदि के तरंगदैर्ध्य को क्रम से रखा जाता है, उसे वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के प्रकार। वैद्युत जो चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले हेडिंग को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और हेडिंग नोट करने के बाद यहाँ नीचे लिख लीजिएगा कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है, तो यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ पर दूसरा लिख लेंगे। तो पहला का नाम आप लोग याद रखिएगा, दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या नाम है, दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ लिखेंगे दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पहले का नाम है। और दूसरे का नाम क्या है, अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो समझ में आ रहा होगा। तो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार के। पहला का नाम क्या है, दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। दूसरा का नाम है अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, अब नाम से चाहे तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। दृश्य माने देखना, अदृश्य मतलब न दिखाई देना। तो क्या लिखेंगे, वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आँखों से स्पष्ट देख पाते हैं। स्पष्ट क्या होते हैं, देख पाते हैं उसे, या उन्हें लिख सकते हैं, उन्हें
दृश्य वैद्युत चुम्बकी दृश्य वैद्युत चुम्बकी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कितना आसान इसका परिभाषा है। वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आँखों से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं, उन्हें दृश्य वैद्युत चुम्बकी स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चाहे तो दूसरा का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। कितना आसान इसका परिभाषा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अदृश्य जो है वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे, वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आँखों से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बस यही तो जोड़ना है, नहीं शब्द। अगर यही जोड़ दीजिए नहीं शब्द, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं देख पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। अगर आपको दृश्य का जो है दृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा का आपको याद है, तो अदृश्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ एक शब्द जोड़ना है, क्या, नहीं। यहाँ देख पाते हैं, यहाँ पर नहीं देख पाते हैं, परिभाषा बन गया। बहुत आसान परिभाषा आपको बताया जा रहा है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।